अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अदनान सिद्दीकी है। आज आपके साथ मुखातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने मैकेनिकल कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बेसिक सिस्टम, जिसमें हमने ज़िक्र किया था कंप्रेसर, कंडेंसर, मेटरिंग डिवाइस और एक्सपेंशन डिवाइस एंड एवापोरेशन सिस्टम को। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स को जो हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में टोटल 5 टाइप्स के कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं, जिसमें नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स की मज़ीद 3 टाइप्स और हैं, जिसमें टाइप ए ओपन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, टाइप बी सेमी हेर्मेटिक और सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं, टाइप सी में हेर्मेटिक और सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं। नंबर 2 रोटरी कंप्रेसर्स हैं, नंबर 3 स्क्रॉल कंप्रेसर्स हैं, नंबर 4 स्क्रू कंप्रेसर्स हैं और नंबर 5 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स हैं। तो ये टोटल 5 टाइप्स के रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में ये कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं, और ये डिफरेंट कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के, और उसके अलावा जो हमारा कूलिंग यूनिट है उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एज़ पर द इंजीनियरिंग ड्राइंग ये टाइप्स अमूमन यूटिलाइज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं, अमूमन ये 1/2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से अप्रॉक्सीमेटली 5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन तक इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अमूमन यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में एंड स्मॉल पैकेज एसी यूनिट्स में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो कंप्रेसर्स की ये 5 टाइप्स हैं, ये 5 टाइप्स अमूमन डिफरेंट मैकेनिकल फंक्शन और डिफरेंट कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से अमूमन इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ की जाती हैं। रोटरी कंप्रेसर्स जो हैं तकरीबन 1/2 रेफ्रिजरेशन टन टू 5 रेफ्रिजरेशन टन तक की कैपेसिटी हम अमूमन यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। अमूमन रोटरी कंप्रेसर जो हैं हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और उसके अलावा विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में अमूमन हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग यूनिट, उसमें मैक्सिमम 100% जो है रोटरी कंप्रेसर जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं। रोटरी कंप्रेसर्स की एक खूबी ये है कि एज़ पर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। और जितने इन्वर्टर टाइप ऐसी यूनिट्स हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं अपने घरों में, उसमें तकरीबन रोटरी कंप्रेसर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर्स अमूमन हम तकरीबन 3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से तकरीबन 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के यूनिट्स में यूटिलाइज़ करते हैं। अमूमन स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हो गए या इसके अलावा पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में हम लोग स्क्रॉल कंप्रेसर जो हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा स्क्रू कंप्रेसर जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से लेकर 500 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन तक हम यूज़ करते हैं, जो अमूमन चिलर्स यूनिट्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। और जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स को जो डिज़ाइन किया गया है वो हाई कैपेसिटी
यूनिट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अमूमन 150 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से लेके अप्रॉक्सीमेटली 2000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी के सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग यूनिट्स में, चिलर्स में अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अपनी इन तमाम वीडियोस जो मेरी आने वाली हैं और जो करंटली मेरी वीडियोस हैं, ये तमाम मैं चाहता हूँ कि हेल्पफुल बने उन लोगों के लिए जो लड़के इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर वो किसी वर्कशॉप पे काम सीख रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसी जो वीडियोस हैं वो बनाऊं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हों, जिसमें आप लोग उन वीडियोस के ज़रिए सीख सकें बहुत कुछ और अपने आने वाले फ्यूचर में उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं जो आपके कैरियर को मज़ीद आगे की तरफ बेहतर वे में लेकर जाएं और आपको बहुत कुछ सीखने के मौके मिलें इसमें। तो आने वाली वीडियोस में मैं तमाम कंप्रेसर्स को स्पेसिफिक डिटेल में मज़ीद डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग, उसमें क्या मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, मैकेनिकल साइड से उसमें क्या प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रिकल साइड से ये हम डिस्कस करेंगे। हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, हम कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इश्यूज़ को, और मज़ीद अपनी इक्विपमेंट्स को एक अच्छी कंडीशंस में मेंटेन रख सकते हैं ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें।